नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानधन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जो यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फिजिक्स का ये पहला चैप्टर चल रहा है। चैप्टर नंबर कौन सा? 10 नंबर। और ये ध्यान दीजिए 5वां लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? इस चैप्टर का 5वां लेक्चर। और चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या क्या पढ़ चुके हैं? परावर्तन पढ़ लिए, परावर्तन का नियम कंप्लीट है। अपवर्तन पढ़ लिए, अपवर्तन का नियम कंप्लीट है। दर्पण क्या होता है, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देखे थे। दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब देखे थे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं हम लोग ये देखे थे। दर्पण के लिए क्या क्या सूत्र होता है वो देखे थे। ठीक। और लेंस देख लिए हैं। लेंस के लिए सूत्र आज की क्लास में देखे। अभी बचा है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने में उत्तल लेंस द्वारा कंप्लीट हो गया है और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना अभी बचा है। 2 केस में बनेगा। इन दोनों केस को आज देखेंगे। लेंस के लिए फिर सूत्र देखेंगे। जैसे दर्पण के लिए सूत्र था उसी प्रकार लेंस के लिए भी सूत्र है। लेंस की क्षमता का फार्मूला देखेंगे और अपवर्तनांक क्या होता है ये देखेंगे। और लास्ट में वही चीज प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पूरे शिद्दत से लगे रहिए। यकीन मानिए सफलता कुछ ही दूरी पे बैठी है ना। बस आपका इंतजार कर रही है, मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, कल उत्तल लेंस द्वारा क्षय स्थिति में हो गया था। आज कौन से लेंस से? अवतल लेंस से। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। और अवतल लेंस होगा कैसा? ध्यान दीजिए, ये हम क्या बना दिए? एक अवतल लेंस। क्या बना दिए? एक अवतल लेंस। अब ये चीज इसका क्या होगा? ये लेंस की अक्ष होगी। ये लेंस की क्या होगी? अक्ष। और ये क्या होगा? लेंस की मुख्य अक्ष। कल की क्लास में ये बताया गया है। अब लेंस की अक्ष, मुख्य अक्ष का जहां कटान बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र सी। अब ध्यान देने योग्य बात कि इसके इस साइड कोई भी पॉइंट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी प्रतिबिंब बनता है सेकेंड वाले पृष्ठ से फाइनली जब प्रकाश पार होती है तभी बनता है। और सेकेंड वाला पृष्ठ इधर है और इसका सब कुछ इधर होगा। मतलब मेन पॉइंट्स उधर होंगे। बट ध्यान दीजिएगा कि ये जो लेंस है ना ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। अच्छा, हम लोगों को 2 लेंस पता है। कौन कौन सा? उत्तल और दूसरा अवतल। ध्यान देने बाजू के बाद उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। कौन सा वाला? अभिसारी। यानी ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? मोड़ता है। ऐसा समझिएगा, ये हमारे पास उत्तल लेंस है और जैसे ही हम इसको प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे ना, ये मुख्य अक्ष है। समांतर जैसे ही भेजेगा ये अपने फोकस पे क्या करेगा? केंद्रित कर देगा। तो देखिए ये मोड़ रहा है, इसी कारण इसकी प्रकृति क्या होती है? अभिसारी प्रकृति। जबकि अवतल वाला क्या करेगा? ध्यान दीजिए, ये अवतल वाला है और इससे जैसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेगा ये क्या करेगा? कुछ इस टाइप से फैला देगा। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाते तो इसका फोकस पीछे की तरफ होता है, जबकि ये आगे की तरफ केंद्रित करता है तो इसका फोकस आगे होता है। यही रीजन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो इसमें केवल 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि इसका फाइनली गोलक दूसरा वाला इधर है जिसके कारण प्रतिबिंब बनेगा। तो इस साइड एक केवल अनंत वाला पॉइंट और एक प्रकाशिक केंद्र वाला पॉइंट, यानी 2 ही पॉइंट होंगे। तो एक बार वस्तु को अनंत पे रखेंगे, एक बार अनंत और लेंस के बीच में। तो टोटल कितनी कंडीशन होंगे? 2 कंडीशन। और इन्हीं दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब क्या करेंगे हम लोग? बनाएंगे। तो चलिए पहला कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो ना। जब वस्तु कहाँ पर होगी? अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अच्छा, अवतल लेंस को तो मतलब उत्तल लेंस को तो हम लोग अभिसारी कह दिए और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। लिख लीजिए इस चीज को, इसको अपसारी कहते और उत्तल को अभिसारी। चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण भेजेंगे तो कहां से जाएगा? अभी जस्ट हम बोले हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर भेजिएगा, फोकस से होकर जाता है। बट वास्तव में यहाँ पे क्या होगा? इसका फोकस तो चूंकि इधर है, फोकस तो चूंकि इधर है तो ये करता क्या है? प्रकाश किरणों को फैला देगा। इस तरह से क्या करेगा? इसको फैला देगा। लेकिन जैसे इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ये कहाँ पे केंद्रित हो जाएगी? देखिए फोकस पे केंद्रित हो गई। तो बनाइएगा कैसे? ध्यान दीजिए, जैसे इसको फैलाइएगा, कोशिश करिएगा ना कि फैलाइएगा उतना, जब यहाँ फोकस से इस तरह से खींच के फैला दीजिएगा तो बेहतर हो। तो कहाँ पे केंद्रित हुआ? फोकस पे। क्या आगे कहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे फैलता चला जा रहा है तो आगे नहीं मिलेगा। तो कहाँ पे मिलेगा? पीछे मिलेगा। जबरी मिलाएंगे, जबरदस्ती मिलवाएंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। और आभासी कैसा होता है? सीधा। ठीक है, तो आभासी मिल जाएगा। आभासी वाली कहानी
प्लस सीधा, और वस्तु से क्या छोटा कि बड़ा, देखिए पॉइंट के रूप में कोई आकार नहीं दिख रहा है, तो वस्तु से बहुत छोटा कहां पे बनेगा, एफ पर ही बनेगा, इसके फोकस पर, और इसकी फोकस इधर है, माइनस में नापते हैं इसलिए ऋणात्मक है। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस देखेंगे ना, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु लेंस या फिर सी बोल सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र, यानी प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच हो, अनंत के बीच में हो, ठीक है, अनंत का सिंबल है। चलिए अब क्या करते हैं, ये हमारे पास एक अवतल लेंस बनकर तैयार, ये इसका मुख्य अक्ष खींच दिया, ये लेंस अक्ष है और ये क्या है, मुख्य अक्ष, और यहाँ पे क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। अब कहाँ पे रखना है वस्तु को, इसके कहीं भी बीच में हम रख दे रहे हैं। चलिए कहाँ रख दे रहे हैं, यहाँ पे रख दे रहे हैं, कहीं भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। ए और बी मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से जाएगा इसके, हम बताएं अभी फोकस से केवल जाता हुआ प्रतीत होगा बट जाएगा नहीं, कहाँ से जाएगा, इसको इधर की तरफ बढ़ा दीजिएगा, देखिए एकदम सीधे सीधे होना चाहिए। दूसरा कहाँ से भेज दीजिए, प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र की कहानी क्या है कि प्रकाश किरण सीधे सीधे चली जाएगी, बिल्कुल भी रास्ता बदलेगी नहीं, ये पिछले क्लास में हो चुका है। अब हम मानेंगे यही कि जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से आ भी रहा होगा, प्रतीत हो रहा होगा, तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें मिल रही है आपस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो कैसा प्रतिबिंब बना, बोलिए, जबरी काम हुआ है, आभासी सीधा, बताइए वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है, छोटा कि बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, कहां पर बन रहा है, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु की तरफ प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कंडीशन हुआ, आभासी सीधा, वस्तु से छोटा और वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और लास्ट केस में आभासी। 5 केस शुरुआत वाले वास्तविक थे और लास्ट वाला आभासी था, जबकि अवतल लेंस द्वारा दोनों केस में क्या बना, आभासी प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस लेंस से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो कौन से लेंस से, अवतल लेंस से, और दोनों केस में छोटा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब अगला क्या देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे लेंस के लिए सूत्र, लेंस के लिए सूत्र। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, दर्पण के लिए सूत्र, अच्छा दर्पण के लिए सूत्र क्या था, ध्यान दीजिए, दर्पण के लिए क्या था, 1/f बराबर 1/के v प्लस 1/u। f क्या था, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या था, वस्तु की दूरी। हम इसे ट्रिक से बताया भी थे, कैसे याद रखिएगा। अब अगर लेंस की बात करें, लेंस के लिए सूत्र की बात करें, तो 1/f बराबर 1/के v माइनस 1/के u। देखिए कुछ नहीं करना, अच्छा u v में अंतर समझ लीजिए, v जब भी हम बनाएंगे ऐसे, और u में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये v है और ये u है। अच्छा देखिए इसमें क्या हो गया, माइनस u हो गया, जबकि इसमें क्या है, प्लस, तो लेंस में ध्यान दीजिएगा माइनस हो जाएगा u वाला पद केवल, और जबकि दर्पण में सब प्लस में होगा। आपके सामने देख लीजिए, दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना कि कौन सा फार्मूला था, प्लस वाला कि माइनस वाला, तो यहाँ पे चीजें ध्यान दीजिएगा। तो लेंस के लिए ये सूत्र हो गया, f क्या है, फोकस दूरी, f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, v हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कहां से नापेंगे दूरी, तो ध्यान रहे कहां से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, जो यहाँ पे C वाला पॉइंट था, ये देखिए उत्तल में यहाँ पे C वाला पॉइंट है, यहीं से नापते हैं दूरियां। तो v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी, ये आपको पता होना चाहिए। साइड कन्वेंशन वही वाला होगा, प्रकाश के चलने की दिशा में जो दूरी नापेंगे पॉजिटिव, विपरीत दिशा में मापेंगे निगेटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर मापेंगे पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे नापेंगे निगेटिव, यही वाला साइन कन्वेंशन होगा। सब दूरी कहां से नापेंगे, वहां पे ध्रुव से नाप रहे थे, यहाँ प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। तो इतना कंप्लीट हो गया, और ये लेंस के लिए सूत्र है आपके सामने, जो है चीजों को हम स्पष्ट कर दिए, कौन सा चीज क्या है, प्लस माइनस आप लोग समझिएगा। चलिए अब अगला क्या देख रहे हैं, अब देखेंगे लेंस की क्षमता के लिए फार्मूला। लेंस की क्षमता के लिए फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, लेंस की क्षमता। कभी आप लोग सुने होंगे किसी के मुंह से, जो भी चश्मा लगाते होंगे उनके मुंह से, कि ये -2 डायोप्टर का है, 0.2 डायोप्टर का है, इसकी क्षमता +0.2 डायोप्टर, ऐसे करके सुने होंगे, है ना। तो वो क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है, यानी लेंस की पावर होती है, कितनी पावर है लेंस में, क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। कहते किसे हैं,
जो लेंस की क्षमता होती है ना, देखिए लेंस की क्षमता वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/के किसके, फोकस दूरी के। मतलब क्या परिभाषित करिएगा कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी उल्टा वाले चीज को ही क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। इसको किससे इंडिकेट करते हैं, पी से, और फोकस दूरी को तो आप लोग जान ही रहे हैं, या फिर से तो ये हो गया फार्मूला किसके लिए, लेंस की क्षमता के लिए। बट ये फार्मूला तब लगेगा जब एफ मीटर में होगा, जब एफ किस में होगा, मीटर में। जब एफ सेंटीमीटर में होगा तो इसे 100 क्या लिखेंगे एफ। जब कब, जब एफ सेंटीमीटर में हो। जब एफ किस में हो, सेंटीमीटर में, तो फार्मूला ये लगेगा। जब मीटर में होगा तो फार्मूला ये लगेगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मात्रक क्या लिखते हैं लेंस की क्षमता का, डायोप्टर। क्या लिखेंगे, डायोप्टर, डॉक्टर नहीं है ना, डायोप्टर लिखते हैं इसका मात्रक। लेंस की क्षमता का पी से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता बराबर 1/के फोकस दूरी, या फिर P इक्वल टू 1/f। कब, जब एफ मीटर में होगा तब, जब सेंटीमीटर में एफ होगा यानी फोकस दूरी तो 100/f। अब समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम कहें अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए, अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए एफ माइनस में होता है, किस में होता है, एफ माइनस में। अवतल के लिए क्या होता है, एफ प्लस में। अब दिमाग लगाइएगा, अगर हम कह दें कि एक लेंस है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, कितना है, -2 डायोप्टर। पूछा जाए कौन सा लेंस है, तो क्या बताइएगा, माइनस पहले फोकस दूरी किसकी होती है, सोचिए, अवतल लेंस की। तो यानी ये कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। अच्छा, इस पे क्वेश्चन अगले क्लास में कराए जाएंगे। सब पे क्वेश्चन, एक एक दो क्वेश्चन अगले क्लास में करवाए जाएंगे बेहतरीन तरीके से। अगर यहीं +2 डायोप्टर रहता तो किसकी क्षमता होती है, उत्तल लेंस की। कहां से ये आ रहा है, इसी फार्मूले से। एफ की वैल्यू माइनस में, मतलब पी अगर माइनस में तो एफ माइनस में आएगा, 100% माइनस में आएगा। और माइनस में आया तो माइनस किसकी, फोकस दूरी, अवतल की। प्लस में आएगा तो किसकी, फोकस दूरी, उत्तल की। तो यहां से आपको चीजें पता होनी चाहिए, कभी कभी इसे डायरेक्ट पूछ लेता है। अब क्या देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। यहां से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं हम लोग अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी इंडेक्स, है ना। समझने की कोशिश करिएगा, याद करिए स्नेल का नियम। एन बराबर क्या हम लोग लिखे थे, sin i बाई sin r। अच्छा, चूंकि वहां n नहीं था तो यहाँ पे इसी के बराबर हम लोग क्या लिख रहे थे, कांस्टेंट यानी नियतांक। बोलिए, याद आया, कौन सा नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या था, ध्यान दीजिए कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत। ये दूसरा नियम था, और इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते थे। किसका, स्नेल का नियम। तो अगर हम इसी नियम को ऐसे कर दे, यानी इक्वल टू sin i बाई sin r, मतलब यहां से परिभाषा सुनिएगा, यही क्या है, यानी अपवर्तनांक। यही क्या है, अपवर्तनांक। यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या को हम नियत नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे कि इसका जो अनुपात होगा वो अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक, अब ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। अपवर्तन का मतलब क्या था, रास्ता बदल लेना। अपवर्तन का मतलब क्या था, रास्ता बदलना। कब, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से कहाँ जाएगी, दूसरे माध्यम में, तो रास्ता क्या करेगी, बदल लेगी। अब वो कितना रास्ता बदलेगी वो कौन बताएगा, यह व्यक्ति बताएगा, अपवर्तनांक बताएगा। जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें उतने ज्यादा रास्ता बदलेगा। समझ पा रहे हैं चीजों को। रास्ता बदलने की घटना अपवर्तन है, और कितना रास्ता बदलेगी ये कौन बताएगा, अपवर्तनांक बताएगा। तो फार्मूला क्या हो गया, n बराबर sin i बाई sin r। बट यहां से आपको नहीं क्वेश्चन बनना। अपवर्तनांक को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष। यहां से क्वेश्चन बनेगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर होता है c बाई v। अब ये c और v कौन सी बला है, समझने की कोशिश करिएगा। c निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सबसे तेज प्रकाश कहाँ चलती है, निर्वात में। भी कहाँ पे है, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में
प्रकाश की चाल। अच्छा, माध्यम में प्रकाश की चाल का मतलब, अगर आप कांच में जा रहा है लेकर प्रकाश को, या प्रकाश कांच में जा रही है, तो कांच माध्यम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि कांच में प्रकाश की चाल कुछ भी है 2.5 इंटू 10⁻⁸ या +8, कुछ भी दे दे अगर आपको, ठीक है, कुछ भी मान दे दे, तो वहां पे क्या करिएगा, वही माध्यम का में प्रकाश की चाल हो जाएगा और निर्वात में प्रकाश की चाल को ऊपर रखिएगा, भाग दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा कि कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। मात्रक क्या होता है अपवर्तनांक का, ध्यान दीजिए, मात्रक नहीं होता मतलब ये बीमाहीन है, मात्रक नहीं होता। इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, अब समझिए, निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलती है और माध्यम में कुछ ना कुछ स्पीड उसकी कम होगी। अब बताइएगा, अगर ऊपर वैल्यू 3 रखिए और नीचे 2.9 भी रखिएगा तो कितना मान आएगा, 1 से जरूर ज्यादा आएगा। बोलिए 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 1 से ज्यादा आएगा ना। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक की वैल्यू सदैव क्या होगी, 1 से अधिक। सदैव क्या होगी, 1 से अधिक। क्यों 1 से अधिक, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम में प्रकाश की चाल सदैव कम होगी किससे, निर्वात में प्रकाश की चाल के, अर्थात ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी और नीचे की वैल्यू छोटी होगी। जब भी भाग दीजिएगा मान 1 से हमेशा बड़ा आएगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आप समझ चुके होंगे। अब किस पे चलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम ऐसे कुछ लिख दें, कुछ ऐसे 1 या 2, सापेक्ष का, अच्छा, निरपेक्ष में और सापेक्ष में अंतर समझ लीजिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक को कैसे परिभाषित करिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। पर्सनली अगर पूछ लिया जाए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का कितना होता है, वायु का कितना है, निकालने के लिए देगा तो कौन सा अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी एक माध्यम का आपको निकालना रहेगा। सापेक्ष मतलब तुलना करवाना रहेगा, इसमें कम से कम 2 माध्यम आपको दिए जाएंगे। जैसे कह देगा पानी है और कांच है, पानी और कांच, इसमें जबकि कोई एक था, इसमें कोई 2 रहेंगे हमेशा, तो उन दोनों का तुलना जब करवाएंगे ना तो उसी को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जब 2 माध्यमों के अपवर्तनांकों की तुलना करवाते तो वो क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। समझ गए। तो सापेक्ष अपवर्तनांक को देखो लिखने का क्या तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसे लिख दिए 1 या 2। अगर हम साइड में समझाएं एक चीज, तो मान लीजिए 2 माध्यम है, एक माध्यम पहला ऊपर है, दूसरा नीचे है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक अगर n1 है, दूसरे का क्या है, n2। चूंकि अपवर्तनांक को हम लोग किससे लिख रहे हैं, n से, तो पहले का n1 मान लिए, दूसरे क्या मान लिए, n2। तो देखिए जो नीचे लिखे हैं n2, ये किसका अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का। जिसको खोपड़ी पे लिख देंगे 1 तो उसी के सापेक्ष हो जाएगा। यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। तो फार्मूला क्या लिखिएगा, जो जिसका निकालना है, किसका निकालना है, दूसरे का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, पहले के। तो दूसरे वाले को ऊपर लिखिएगा और पहले वाले को नीचे। ये हो गया फार्मूला 1 या 2 बराबर। इसे क्या पढ़ेंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। अब अगर ऐसे लिख दें 2 या 1, तो इसे क्या पढ़ेंगे, n1 किसका अपवर्तनांक है, पहले माध्यम का। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष। तो जिसका निकालना है, किसका निकालना है, पहले माध्यम का, तो कहाँ रहेगा, ऊपर, और नीचे कौन आ जाएगा, दूसरा वाला। ये फार्मूला बन गया। अब अगर हम कहें एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा कर दें। इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर दें। समझने की कोशिश करिएगा। इन दोनों की अगर गुणा कर दे, यानी 1 या 2 गुणते 2n1, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में गुणा और दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में, तो n2/n1। अब गुणते क्या, n1 बटे n2, n2 से n2 कट गया, n1 से n1 कट गया, तो क्या लिखेंगे, 1n2 गुणते 2n1 बराबर कितना हो गया, 1। इधर देखिए 1 बचेगा। तो मतलब यहाँ पे ये था इस फार्मूले का कि आप इसे भी याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपसे कह दे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको कुछ दे दिया जाए, जस्ट उल्टा पूछ ले कि तब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले के। इसे क्या पढ़ेंगे, पहले माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष। उल्टा मत समझिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, दोनों का गुणा करने पे 1 होना चाहिए।
यहाँ से फार्मूले पे क्वेश्चन जब हम कल कराएंगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बस फार्मूला आप याद रखिए, पढ़ते कैसे वो याद रखिए, ठीक। अब अगर हम ऐसे लिख दे, मान लीजिए क्या लिख दीजिए, जी एंड डब्ल्यू ऐसे लिख दीजिए, तो जी का मतलब समझिएगा ग्लास यानी कांच, क्या समझिएगा, ग्लास, कांच मतलब ग्लास मतलब क्या, कांच। डब्ल्यू फॉर वाटर, वाटर मतलब क्या समझिएगा, जल। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, जल का अपवर्तनांक। एन डब्ल्यू मतलब किसका अपवर्तनांक, जल का, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तो जिसका निकालते हैं ऊपर अब बटे के जिसके सापेक्ष ऊर्ध्व, तो जल का अपवर्तनांक बटे के कांच का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा फार्मूला। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिएगा, हम एक चीज लिख रहे हैं उसी का आंसर आप छापिएगा कि अगर हम ये लिखते ए एन डब्ल्यू, ए फॉर एयर है, डब्ल्यू फॉर क्या है, वाटर यानी जल है, यानी वायु और जल है। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे इसको क्या पढ़ रहे थे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, और इसके बराबर क्या फार्मूला होगा, जैसे यहाँ पे लिखे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग आज इसी क्वेश्चन का आंसर छापिएगा। और पिछले क्लास में हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सा गैस बनाती है ना, तो धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। आप सभी को ये बातें पहले से पता होंगी, धातु वाले चैप्टर में भी बताए हैं और अम्ल क्षार वाले चैप्टर में भी बताया गया है। तो आज के लिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसी चीज का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल इस चैप्टर की ये जन्म कुंडली खत्म हो चुकी है। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, लेंस और दर्पण से संबंधित और अपवर्तनांक से संबंधित, कल के क्लास में कवर किए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन हर टाइप्स के। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जुड़ेंगे। और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।